तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ट्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है सबके लिए, क्योंकि ट्रेन्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस है और पहले थ्योरी है जो मैं समझाना चाहूँगा बहुत बेसिक से। उसके बाद एक दो हाई लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, एक दो मीडियम और बाकी इजी। इसके बाद अगर आपको एक वीडियो और चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो बता देना, मैं वो भी बना दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे। जो सबसे पहली चीज है स्पीड कन्वर्जन और टाइम एंड डिस्टेंस में बेसिक्स। तो सबसे पहले हम सबको ये फॉर्मूला तो पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये कुछ नहीं होता। स्पीड बेसिकली इसका ये मतलब है कि स्पीड कुछ नहीं होता, बस डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। डिस्टेंस कितनी दूरी कितने वक्त में चली, कितने समय में चली, उस रेशियो को स्पीड कह देते हैं। ठीक है, अब स्पीड की दो यूनिट्स होती है जो मेजरली क्वेश्चंस में यूज होती है। पहली यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाल की जो बेसिक दो यूनिट्स यूज होती है, किलोमीटर पर आवर और दूसरी होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन दोनों की कन्वर्जन्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तब 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तब 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। उल्टा है, बस इसका याद रख लो। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्यों करते हैं वो देख लो। मान लो कोई भी यूनिट किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, स्पीड की यूनिट मान लो S1 स्पीड है जो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। ठीक है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे लिखेंगे? S1 मतलब जो कि हमारी स्पीड है 1000 मीटर अपॉन एक 60 से जब आएगा नीचे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, दूसरा 60 जब आएगा तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, सेकंड्स। ठीक है, इनको कैंसिल कर लो। 2 3 6, 2 5 10। तो इसका आंसर क्या आ गया? S1 5/8 मीटर पर सेकेंड। S1 मतलब स्पीड है यहाँ पे उसकी। दिस इज द स्पीड, स्पीड का न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैंने आपको इसका वो भी सिखा दिया, एक्सप्लेनेशन। पहला तो हो गया स्पीड कन्वर्जन जो कि ट्रेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, स्पीड कन्वर्जन हो गया। अब दूसरा हम समझेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड के केस में दो केसेस होते हैं। रिलेटिव स्पीड में दो केसेस होते हैं, एक होता है सेम डायरेक्शन, एक होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। When two trains are moving in the same direction, the relative speed is given by the difference of the individual speeds of two trains. For example, दो ट्रेन कोई भी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड कैसे दी जाती है? मान लो ये ट्रेन चल रही है, मान लो ये ट्रेन चल रही है S1 से और ये ट्रेन चल रही है S2 से। तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दी जाती है S1 माइनस S2।
ठीक है, जो कि मॉड के अंदर होता है, मतलब स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। इस वजह से जो, अगर मान लो आपने बड़ी स्पीड पहले लिख दी तो आंसर बाहर इसके पॉजिटिव ही आएगा। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, मॉड का मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन, मान लो दो ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये S1 स्पीड से आ रही है, ये S2 स्पीड से आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी वो रिलेटिव स्पीड निकलती है, स्पीड रिलेटिव SR निकलती है S1 प्लस S2। ठीक है, दोनों की स्पीड्स का एडिशन देता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस चीज को आप रिलेटिव वेलोसिटी अब समझो प्रैक्टिकली होती क्या है। आप लोगों ने मेट्रो में ट्रैवल करा होगा, तो फॉर एग्जांपल आपकी मेट्रो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मेट्रो आ रही है, और अगर आप गेट के पास खड़े हो तो आपको लगता है कि बहुत जल्दी ये मेट्रो पास हो गई, इतनी लंबी मेट्रो बहुत जल्दी पास हो गई। तो उस जल्दी के लगने का कारण ये है क्योंकि वो दोनों मेट्रोज ऑपोजिट हेड ऑन आ रही है, हेड ऑन, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। इस वजह से वो आपको इतना फास्ट क्यों लगता है, क्योंकि दोनों मेट्रोज की स्पीड प्लस हो जाती है। एंड सेम गोज फॉर दिस, अगर दो मेट्रोज, जैसे अब मेट्रो तो पैरेलल ट्रैक्स पे चलती है, दो मेट्रो सेम डायरेक्शन में जा रही हो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो दो ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में मान लो पास कर रही हैं, पैरेलली चल रही हैं, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड आपको लगती है ना, अगर आप किसी भी एक ट्रेन के अंदर बैठे हो तो वो दोनों का डिफरेंस लगती है। इस वजह से आपको लगता है कि ये मेरी ट्रेन से स्लो चल रही है, मेरी ट्रेन से स्लो चल रही है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब इसमें एक और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। देखो, रिलेटिव स्पीड का मतलब है रिलेटिव, आपका इसका हिंदी में यही मतलब है कि रिलेशन बनाना, मतलब कितना आप रिलेट कर पा रहे हो। तो इसको बहुत ध्यान से समझना और अगले बार नोटिस भी करके देखना। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी या स्कूटी या किसी भी व्हीकल में कहीं जा रहे हो एंड आपके सामने वाला आपसे ऑफकोर्स तेज चल रहा है, तभी वो आपसे आ गया है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आपने उसको सोचा ओवरटेक करने की, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि मैं और वो दोनों स्टेशनरी हो गए हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपकी रिलेटिव स्पीड है वो दोनों का डिफरेंस होती है, ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो वो जीरो हो जाती है। कि देखो, फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूटी पे हो, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, ठीक है, सामने वाला 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और आपने उसको सेम डायरेक्शन में चल रहे हो और आपने उसको सोचा कि मैं इसको ओवरटेक करूंगा। तो ओवरटेक करने के लिए कम से कम आपको स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर तेज करनी पड़ेगी ना, मतलब। तो 10 से जब आप 14 का सफर तय करोगे 14 की स्पीड पे जाने के लिए, तो बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आपकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर होगी और वो यूनिफॉर्म स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है जो आपके आगे है, जिसको आपको ओवरटेक करना है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब उसकी भी स्पीड 12 किलोमीटर पर आ रहा है और आपकी भी स्पीड 12 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टेशनरी हो। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ रिलेटिव स्पीड। बहुत ही डेप्थ में मैंने आपको जाके बताया है, इस चीज को नोटिस भी कर लेना आप रोड पे। देखो, अर्थ घूम रहा है, रोटेट करता है, ठीक है, रेवोल्यूशन भी करता है और रोटेट भी करता है। तो हमें चीजें अपने अराउंड की घूमती होनी चाहिए ना। पर ऐसा नहीं होता क्योंकि आप भी तो अर्थ में हो और वो चीजें भी अर्थ में रखी है। तो आप भी सेम स्पीड से मूव कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट्स भी सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, मूव दोनों ही कर रहे हैं। बट रिलेटिवली आप दोनों को रेस्ट, आपको सब ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी उसी स्पीड से मूव कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट्स भी सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में। इसलिए जो उनका रिलेटिव स्पीड होता है, जो रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का और आपका, वो जीरो होता है। इसलिए जब जीरो आंसर होता है तो आपको लगता है कि स्टेशनरी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों चीजें लगा के समझाया है। बेसिकली ट्रेन में ये याद रख लेना कि S1 माइनस S2 होता है सेम डायरेक्शन और S1 प्लस S2 होता है डिफरेंट, मतलब व्हेन मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है और मैंने आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। नेक्स्ट, तो यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं। मैंने बेसिक आइडिया तो दे ही दिया,
ट्रेन का स्पीड का कन्वर्जन का। तो अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक चीज और, मान लीजिए एक ट्रेन की लेंथ है, ये ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन की लेंथ है L1, ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसका बैक है, ठीक है। मान लीजिए ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन है जिसकी लेंथ है L2, ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसका बैक है। तो हमेशा जो मूवमेंट कंपैरिजन होता है वो सेम पॉइंट ऑफ रेफरेंस से होता है। मतलब इसका हेड कंसिडर कर रहे हो तो इसके हेड से, अगर इसका बैक कंसिडर कर रहे हो तो इसकी बैक से। मतलब फॉर एग्जांपल इसने कितना डिस्टेंस एक पर्टिकुलर स्पीड से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस तय करा, तो उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो आप इसका, जब इसका हेड एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मान लो इसका हेड यहाँ पे आएगा, तो इसका हेड भी इसी पॉइंट पे आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बैक से कंपेयर कर रहे हो, तो जब इसका बैक किसी एक पॉइंट बी पे आ जाएगा, तो ये वाला बी भी इस पॉइंट पे आना चाहिए, इसी सेम पॉइंट पे, तभी जो आप आंसर मांग रहे हैं या फिर जो आप जो भी आंसर आप निकालना चाह रहे हो वो आएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रेफरेंस पॉइंट हमेशा हमेशा सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके हेड से इसका बैक कंपेयर कर रहे हो और इसके बैक से इसका हेड कंपेयर कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सेम रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए हमेशा। अब क्वेश्चन करते हैं। A 300 meter train crosses a platform 200 meter long in 25 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। अब देखो, देखो ध्यान से, एक ट्रेन है जिसका 300 मीटर है लेंथ और एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो देखो, मैं मान लो बैक से कंसिडर कर रहा हूँ, ये इसकी बैक है, ये देखो, इसने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेता है। तो यहाँ पे जब इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है 200 मीटर, ठीक है, जब यहां तक आएगा, इस पॉइंट तक आएगा, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है, ये इनिशियल, ठीक है। तो जब ये बी यहां पे पहुंच जाएगा, मतलब ये ट्रेन यहां पर पहुंच जाएगी, ट्रेन ये बी पॉइंट इसके फाइनल पे ओवरलैप कर लेगा, तब माना जाएगा ना इसने प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लिया। और इस पूरे जर्नी में जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 300 ट्रेन का प्लस 200 प्लेटफॉर्म का, ठीक है, 300 ट्रेन का प्लस 200 प्लेटफॉर्म का, ठीक है। तो उसने ये जो जर्नी है वो 25 सेकंड में कवर करी है। टाइम कितना है, टाइम है 25 सेकंड। तो स्पीड बताना है, सिंपल। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। अगर इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्या टफ था इसके अंदर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड 150 मीटर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड्स ऑफ एट 54 एंड 36 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल दे क्रॉस। ठीक है, दो ट्रेन्स है, एक 250 मीटर लंबी और एक 150 मीटर लंबी। ये T1 है, ये T2 है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। तो ये T1 है, ये T2 है, दोनों एक तरफ चल रहे हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड्स क्या हो जाएंगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2। तो देखो, इस ट्रेन का जो हेड, इसने पूछा कि इन हाउ विल दे क्रॉस ईच अदर। क्रॉस ईच अदर मतलब जब ये ट्रेन पूरी तरह इस पूरी ट्रेन की लेंथ को कवर कर लेगी। ये 250 मीटर की ट्रेन
पूरी अपनी लेंथ तो चलेगी चलेगी, प्लस इसकी 150 मीटर कवर कर लेगी, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे से पास कर जाएंगी, ठीक है। तो टोटल मान लो इस ट्रेन को रेफरेंस ले रहा हूँ, तो एक तो स्पीड स्पीड वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड रिलेटिव क्या है, S1 प्लस S2 हो जाएगी, तो 54 प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ब्रैकेट्स 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा वो देखो। डिस्टेंस एक तो 250 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, और 150 मीटर सेकंड वाली ट्रेन का लेंथ का डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तभी तो वो एक दूसरे से क्रॉस करेंगी। देखो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये इसका हेड यहाँ पे है, इसका हेड यहाँ पे है। जब ये अपना इतना डिस्टेंस चला और इसका पूरा डिस्टेंस चलेगा, ये इतना पूरा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ये जो पर्पल पर्पल लाइन है, इतना पूरा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, तभी तो माना जाएगा कि पूरी पास कर गई। इसका पूरा डिस्टेंस चल लेगी और जितना ये अपना कवर कर रही है, मतलब इसका ये जो एंड है और इसका जो बैक है, ये बैक है, ये बैक है, इसका बैक यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, ये दोनों का बैक पूरा कवर होगा, तभी तो डिस्टेंस सारा कवर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को लिख लिया टी, तो इसको निकाल लो कितना हो गया ये 90 90 इंटू 5, और ये कितना हो गया 400 टी, 18 5 जा, ये 25 बन गया 25, और ये 4 इंटू 100 है तो 25 चौके 100, और टाइम की वैल्यू आ गई 16 सेकेंड्स। मतलब 16 सेकंड के अंदर ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, a train moves past a post and a bridge 264 meter long in 8 seconds and 20 seconds respectively. What is the speed of the train? अब देखो, जो खंबा होता है पोस्ट, उसकी जो लेंथ होती है वो तो नेग्लिजिबल होती है ना, ऐसे पोस्ट खड़ा है, ठीक है, एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, तो इसका बैक अपनी तो लेंथ चलेगा ही चलेगा, प्लस इस पोस्ट की लेंथ भी चलेगा, पर ये इतनी स्मॉल है कि इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, नेग्लेक्ट मतलब इसको कंसीडर नहीं करते हम, तो नेग्लिजिबल है ये, क्या है ये, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो बेसिकली ये अपनी मतलब जो वॉट एवर डिस्टेंस ये कवर करेगा वो इसकी खुद की लेंथ ही होगी जब ये पोस्ट को क्रॉस करेगा, तो उस केस में हम स्पीड की वैल्यू लिखते हैं, क्या होगी, ट्रेन की स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना ले रहा है वो 8 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, डी ले लिया, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। सेकंड, अब एक और स्पीड की इक्वेशन लिख सकते हैं हम, यही ट्रेन ऐसी स्पीड से डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, अब देखो प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को जब कवर करेगी तो प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लेंथ जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी, राइट, प्लेटफॉर्म और अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। सेकंड केस में, ये तो हमारा केस 1 था, ठीक है, ये केस 1 था ब्लू पेन से। केस 2 देखो, अब केस 2 में क्या हो रहा है कि वो जो ट्रेन है अपना तो चल ही रही है डिस्टेंस, डी लेंथ ली है ट्रेन की, प्लस प्लेटफॉर्म भी तो चलेगी, वही तो बात होगी, क्रॉस करना माना कब जाएगा कि जो ये इसका बैक है वो इतना डिस्टेंस तो चला ही चला, और इतना और चल के यहाँ पे इसका बैक आ गया, इस पॉइंट पे इसकी बैक आ गई ट्रेन की, तभी तो डिस्टेंस पूरा ये माना जाएगा, पूरा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो इस केस में स्पीड की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन ट्रेन, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन 20 सेकेंड, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब देखो ये भी s की वैल्यू है, ये भी s की वैल्यू है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये 1 भी हमें s की वैल्यू दे रहा है और 2 भी s की वैल्यू दे रहा है, तो वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ दीज, जब व्हेन थिंग्स
वो एक्सियम है ना एक मैथ्स में, व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ फिगर को। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। देखो, अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू c। सेम चीज यही कर रहा हूं। d बाई 8 इज इक्वल टू d अपॉन 264 20। 4 टू ज़ा 4 5 ज़ा 5d की वैल्यू आ गई 2d प्लस 2 इंटू 264। इसको भी मल्टीप्लाई मत करना। तो 3d की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2 इंटू 264। ये देखो 2 प्लस 6 प्लस 4, ऐसे केसेस में ना मल्टीपल चेक कर लिया करो, हमेशा उसका मल्टीपल ही बनता है। तो 3 का मल्टीपल बन रहा है तो 3 से सीधा कैंसिल कर दो 2 से मल्टीप्लाई करने की जगह। 3 8 ज़ा 24 2 3 8 ज़ा 24। तो d की वैल्यू यहां से क्या आ गई 176 मीटर्स। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है तो स्पीड के लिए यहाँ पे कर लो 176 अपॉन 8। 8 टू द 16 1 8 टू द 16 1 22 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, और ये आ गया डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये डी यहाँ पे लिया था लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट। Two trains are running on parallel rails at the rate of this and this. Okay, now how much time will they cross each other if they are running in the same direction? अब देखो सेम डायरेक्शन हो रहा है तो मैंने क्या बताया था, रिलेटिव स्पीड, वो भी ट्रेन 1 भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और ट्रेन 2 भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये क्रॉस कब करेगी? जब इसकी बैक और इसका हेड आपस में क्रॉस कर जाएंगे, जब ये इस पोजीशन में आ जाएगी, इससे आगे आ जाएगी, जो स्लोअर वाली ट्रेन है। ठीक है, ये बिफोर की फोटो हो गई या आफ्टर की फोटो हो गई। तो देखो मैंने क्या कहा था, स्पीड क्या हो जाएंगी इस केस में, माइनस हो जाती है ना, सेम डायरेक्शन है तो क्रॉस ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। तो 45 माइनस 40 इंटू 5/18 करेंगे। ये सिली मिस्टेक्स होती है, 5/18 करना नहीं भूल जाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 350, 200 प्लस 150 अपॉन टाइम, सिंपल। ठीक है, ये कितना आ गया 25 अपॉन 18 is equal to 350 upon time। 5 ज़ा 7 ज़ा 14 ज़ा, टाइम की वैल्यू हो गई 14 इंटू 18। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 14 इंटू 14 प्लस 4, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 4 ज़ा 56। तो इसकी वैल्यू आ गई 252। तो मतलब 252 सेकेंड्स में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हो। ठीक है, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही होती तो उसका भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही होती तो ये हो जाता 85 अपॉन 5 इंटू 18 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। शायद कैलकुलेशन पॉइंट्स में आएगी, या क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडमली आपको दिखाने के लिए कर दिया। 14 सा, हाँ, टाइम की वैल्यू आएगी 18 इंटू 14 अपॉन 17। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ऊपर आ जाएगा 252 अपॉन 7। तो लगभग कितना 17 1 17 8 और 17 5 85। हाँ, तो लगभग 18 सेकेंड्स में 15-16 सेकेंड्स में ये एक दूसरे को पास कर जाएंगी अगर ये चल रही होती ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड उसमें प्लस हो जाती। ठीक है, अ जॉगर रनिंग, सॉरी, अ जॉगर, हाँ एक मिनट,
A jogger running at 9 km alongside the railway track is 240 meters ahead of the engine of a 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 45 इन द सेम डायरेक्शन. हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द जॉगर. ठीक है, देखो जो जॉगर है वो इस तरफ चल रहा है कितने से 9 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है, ट्रेन इज 240 किलोमीटर अहेड ऑफ द इंजन. तो बेसिकली ट्रेन यहां पर है. ठीक है, मान लो ये उसका हेड है और ये उसका बैक है. ये जो डिस्टेंस है वो 240 मीटर्स है और इसकी जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर. तो देखो ये और जॉगर और ट्रेन सेम डायरेक्शन में है ना, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? रिलेटिव स्पीड हो जाती है माइनस. ठीक है, तो और मीटर में डिस्टेंस दे रखा है तो कन्वर्ट कर लेंगे. तो 45 माइनस 9 5/18. अब देखो इस ट्रेन को क्या क्या डिस्टेंस कवर करना है. ये जब इसको क्रॉस कर जाएगी तो ट्रेन यहां पर आ जाएगी ना, यहां पर इसका बैक आ जाएगा, यहां पर इसका हेड आ जाएगा. तो इस ट्रेन ने अपना डिस्टेंस तो करा जो इसकी लेंथ है 120 मीटर प्लस 240 ये करा, और मैन का तो नेग्लिजिबल होता है लेंथ, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर कर रही है? 240 प्लस 120 टाइम लो टी. अब देखो ये छोटी सी कैलकुलेशन है कि 9 5 45 है. ठीक है, ये 5 टाइम्स 9 है, ये 9 टाइम्स 1 है, तो कितना बचेगा? 36 बचा ना, ऊपर 4 टाइम्स 9. बड़ी कैलकुलेशन में काम आता है, ऑफकोर्स छोटी में तो इतना नहीं, ऐसे मैंने आपको बता दिया. तो ये बचा 36 इंटू 5 अपॉन 18 इज इक्वल टू 360 अपॉन टी. ये 10 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स. दिस इंप्लाइज दैट टी की वैल्यू आ गई 36 सेकेंड्स. 36 सेकेंड्स में वो जॉगर को पूरी तरह वो कर लेगी. अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके आप लोगों को होमवर्क में देना चाहूंगा कि अगर वो जॉगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता ट्रेन के, तो ट्रेन को कितना टाइम लगता, करके आंसर कमेंट करना. ठीक है, A train travels at a speed of 66 km per hour and halts at 5 junctions for a certain time. It covers a distance of 1485 km in one day. For how long does the train stop at each junction if it halts for the same period? अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्रेन है जो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. एक दिन में वो 1485 किलोमीटर का सफर तय करती है 5 जगह रुककर, और हर जगह वो सेम टाइम अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए रुकती है. ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमसे ये पूछा है कि इफ इट होल्ड्स फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब एक जंक्शन पर वो कितनी देर रुकती है. ठीक है, तो देखो इसने कहा है कि वो 24 घंटे में 1485 किलोमीटर चल रही है, पर उसकी स्पीड हमें दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर. 66 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है. ठीक है, मतलब 66 किलोमीटर वो हर एक घंटे में तय कर रही है. इसका मतलब जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल कर लेना चाहिए 24 आवर्स में D24 वो होना चाहिए 66 इंटू 24 ना भाई. एक घंटे में 66 चल रही है, 24 घंटे में इतना चलेगी, ये कितना हो गया? इसको ऐसे लिख लो 6 इंटू 11 इंटू 24. 11 और 24 का मल्टीप्लीकेशन होता है 264. 264 टाइम्स 6 होता है, 6 4 24, 6 6 36, 37 38, 6 1584. ठीक है, बट असलियत में उसने कितना चला? 1485. मतलब जो उसने ये 99 किलोमीटर कम चले हैं, 99 किलोमीटर. देखो डिस्टेंस जो एक्चुअल है और जो डिस्टेंस उसने कवर्ड करा है, डिस्टेंस कवर्ड वो क्या है? एक्चुअल तो उसने चलना चाहिए था 1584, कवर्ड उसने करा है 1485. ठीक है, ये कितना कम है? 99 कम है ना, मतलब 99 किलोमीटर वो और चल लेती है अगर वो लगातार चलती रहती बिना रुके. बेसिकली ये वो डिस्टेंस है, समझो. अगर वो ट्रेन लगातार चलती रहती बिना रुके, ये 5 बार जो रुकी है वो, अगर वो ये चलती रहती तो वो ये 99 किलोमीटर ज्यादा चलती,
बट वो ये 99 किलोमीटर कम चली है। अब देखो हम निकालेंगे टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम और डिस्टेंस 99 अपॉन स्पीड। स्पीड ट्रेन की 66 है, तो कितना आ गया? 11 9 जा 11 6 जा, ये आ गया 3/2 आवर्स। तो मिनट्स में कन्वर्ट इसको करेंगे तो 3/2 इंटू 60। और देखो ये अगर मान लो वो 5 जंक्शंस पे ना रुक के एक ही जंक्शंस पे होल्ड करती है, उसका टाइम है। बट हमें कहा है कि वो 5 पे इक्वली रुकी है, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको। तो जब इसको 5 से डिवाइड करोगे, ये आंसर बन जाएगा 36, तो 18 मिनट्स। तो मतलब वो 5 जंक्शंस पे, हर एक जंक्शन पे 18 मिनट्स के लिए उतरती है, इसलिए टोटल वो 90 मिनट का ब्रेक लेती है। बेसिकली मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि उसकी स्पीड थी 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसने एक दिन में 1485 किलोमीटर कवर करे, रुक रुक के 5 जगह। अगर वो नहीं रुकती, उन 5 जगहों पे नहीं रुकती, तो वो 1584 किलोमीटर कवर करती, ठीक है। 1584 ना कवर करके उसने 1485 करे, तो दोनों का डिफरेंस आया 99 किलोमीटर। हमने टाइम फाइंड करा कि इन 99 किलोमीटर को पार करने के लिए उसे 3/2 आवर्स लगे। अगर ये 3/2 आवर्स एक हॉल्ट होता तो उसको लगता है 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटे के लिए वो रुक गई। पर ये 1.5 घंटा इक्वली 5 हॉल्ट्स में डिवाइडेड है, तो 1.5 घंटे को 5 से डिवाइड कर दिया और उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, आपका आंसर आ गया। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो, सो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू, and please do comment, share, subscribe and like and share my videos with your friends. Thank you.